स्टूडेंट्स, पहले वीडियो में हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी बताई थी। उसके अकॉर्डिंग स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर इज एटम, इट कैन नॉट बी डिवाइडेड। लेकिन इन 1859 जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट से शो कर दिया कि एटम कैन बी डिवाइडेड। एटम इज नॉट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द matter. Atom can be divided. He took discharge tube and he passed high voltage at low pressure through the gas. He saw the stream of minute particles was given out by the cathode reaching to the anode. And the discharge tube starts glowing. Now ये है कि जब माइन्यूट पार्टिकल्स की स्ट्रीम आ रही है, ये है और ग्लो करना चाहता है, ग्लो करनी शुरू हो जाती है ट्यूब, तो व्हाट इज इट? उसने टेस्ट किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, तो उसने ये देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ ये बेंड हो जाती है, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। इट मीन्स दे हैव चार्ज एंड दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव फील्ड, देन चार्ज ऑन दिस पार्टिकल विच कंस्टिट्यूट्स द रेज इज नेगेटिव। Yes, because these rays are coming out from the cathode, these are called cathode rays. And he put a paddle wheel in between cathode and anode, then these rays can move the paddle wheel. It can move, it can rotate. They have kinetic energy, and kinetic energy is equal to half mv square. It means the particles which are constituting these cathode rays have mass and energy, and mass, then this is a part of the matter. And negatively charged particles are emerging out from the cathode. These particles were named electrons. इन पर मास भी है, चार्ज भी है, एटम इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है, तो ये पार्टिकल मैटर का हिस्सा है या एटम का हिस्सा है। तो दिस मैटम, ये जो है एटम का हिस्सा है, तो एटम कैन बी डिवाइडेड, उसने कहते हैं एटम कैन बी डिवाइडेड। और इस तरह और भी इनको कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन में चलती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड से इफेक्ट होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड से इफेक्ट होती हैं, और इन पर चार्ज नेगेटिव होता है, और इनमें काइनेटिक एनर्जी भी होती है, इनकी प्रॉपर्टी। थॉमसन ने डिस्चार्ज ट्यूब में एक पैडल व्हील रखा, वेरी लाइट, और जब उसने करंट पास किया हाई वोल्टेज पे, तो उसने देखा पैडल व्हील स्टार्ट्स रोटेटिंग, इट हैज मोशन। काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर। इसमें जो है, इसका मतलब इन रेज में पार्टिकल्स में मास भी है और वेलोसिटी भी है। तो मास है तो दे आर द पार्ट ऑफ द एटम, नॉट एटम इज पार्ट ऑफ दिस पार्टिकल्स। ये एटम का ही पार्ट है, ऐसा नहीं कह सकते कि एटम इस पार्टिकल का पार्ट है, क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है, एटम में कोई चार्ज होता नहीं, क्योंकि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है
उसमें से एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल निकाल लिया, तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए ये हुआ, उसमें पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जरूर होगा जो इसके इक्वल होगा नेगेटिव चार्ज के। तो अब ये डिस्कवरी शुरू हुई कि हम दूसरा पार्टिकल को और तलाश करें कौन सा है। उसके लिए जर्मन साइंटिस्ट थे गोल्डस्टीन, उन्होंने 1886 में एक परफोरेटेड कैथोड लिया। परफोरेटेड मीन्स जिसमें छेद थी, और यूज एट द मिडिल ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब के बीच में उसको रख दिया। इधर उसने ऑब्जर्व किया, जब हाई वोल्टेज अप्लाई किया गया, उसने ये हुआ कि बिहाइंड द कैथोड ही ऑब्जर्व द रेज, और उन रेज से जो है डिस्चार्ज ट्यूब की जो वॉल थी वो ग्लो करने लगी। तो उन्होंने कहा अनदर ये रेज हैं, इनको स्टडी किया गया, और इनको ऐसे इनको जो है जो रेज कॉन्स्टिट्यूट हुए उस जिस पार्टिकल से, उसने कहा ये प्रोटॉन है, और इन रेज का नाम दिया एनोड रेज। एनोड रेज जो है प्रोटॉन से बनी हुई है, उनको स्टडी किया, इन पर चार्ज पॉजिटिव है, ये चार्ज पॉजिटिव है इन पर, और ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड से इफेक्ट होती हैं, नेगेटिव की तरफ मुड़ जाती हैं वो, और मैग्नेटिक फील्ड से भी इफेक्ट होती हैं। तो इस तरह उसे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को उसने जो डिस्कवर कर लिया। अब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगा, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होगा। साइंटिस्ट ने फिर आगे ऑब्जर्व किया कि जो मास ऑफ एटम होता है इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन, इससे ज़्यादा होता है। तो उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला, एटम में कोई थर्ड पार्टिकल है जिसका मास जो प्रोटॉन के बराबर है और वो चार्ज लेस है, जिससे कि ये पूरा हो जाए। इसलिए क्या मास ऑफ एटम इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन, और तीसरे पार्टिकल का नाम वो न्यूट्रल था, मास ऑफ न्यूट्रॉन। एटॉमिक मास जो है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास जो है नेग्लिजिबल होता है, इसलिए तीसरा पार्टिकल भी एटम में जरूर है जिसका जो मास प्रोटॉन के बराबर है और जिसका चार्ज कुछ नहीं है। तो चार्ज तो कंप्लीट कर, जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन का उतना चार्ज प्रोटॉन का हो गया, चार्ज न्यूट्रलाइज कर दिया, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया। और फिर उसका मास पूरा करने के लिए थर्ड पार्टिकल ये एज्यूम किया, उसमें एक थर्ड पार्टिकल है जिसका नाम न्यूट्रॉन है, जिसका प्रोटॉन के मास के बराबर है। जब एटम के अंदर तीन पार्टिकल की रिसर्च हो गई, अब ये इसका स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है, तो उसके लिए रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने बहुत पतली गोल्ड फॉइल ली, फॉइल में झिल्ली, और उस पर अल्फा पार्टिकल की बौछार की। तो उसने ये देखा कि उसमें मैनी अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, उस झिल्ली से एकदम पार चले जाते हैं बिना किसी बाधा के। उसमें से एक या दो अल्फा पार्टिकल वापस लौट आते हैं, और कुछ अल्फा पार्टिकल्स अपने रास्ते से डिफ्लेक्ट होके निकलते हैं। तीन निष्कर्ष पर, पहला ये है कि जो मैनी पार्टिकल्स पास थ्रू स्टेट, इसका मतलब ये है कि एटम में बहुत सारी जगह खाली है, मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी इन द एटम। दूसरा, जो डिफ्लेक्ट हो जाते हैं उससे ये निष्कर्ष निकला, ये कंक्लूजन निकला कि दे हैव कम अक्रॉस ए पॉजिटिव फील्ड। इसलिए पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल्स जो है वो हीलियम के न्यूक्लियाई होते, पॉजिटिव चार्ज होता है इन पर, प्लस टू पॉजिटिव। तो पॉजिटिव की वजह से
जो एक या दो पार्टिकल लौटे हैं कि जो वहाँ पर पॉजिटिव फील्ड है सेंटर पर, और बाकी बहुत सारा स्पेस खाली है। तीसरा, जो डिफ्लेक्ट हो जाते हैं पॉजिटिव फील्ड की वजह से हुए, और जो 1 और 2 लौटते हैं वो इसलिए कि वो एकदम डायरेक्ट पॉजिटिव फील्ड के एकदम सामने आ गए, जो कि इसे माना ये सेंटर है एटम का। 3 पॉइंट से 3 निष्कर्ष। एक बार और बता देता हूँ, बहुत सारे पास चले जाते हैं अल्फा पार्टिकल, इसका मतलब बहुत सारा स्पेस एम्प्टी है एटम में। कुछ डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, वो पॉजिटिव फील्ड से गुजरे हैं इसलिए डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। एक या दो लौटते हैं, इसका मतलब ये वहाँ पर पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव पार्ट है, उसके सामने आ गए तो इसे लौटा लिए गए। तो इसलिए ये निष्कर्ष लगाया पॉजिटिव पार्ट सेंटर पर होता है न्यूक्लियस के, उसके एटम के सेंटर पर होता है, इसको न्यूक्लियस मान दिया है। न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और यही और सारा सेंटर जो है, सारा मास एटम का सेंटर पर सिचुएटेड है, तो न्यूट्रॉन भी यहीं होंगे, और इलेक्ट्रॉन को माना कि वो ऑर्बिट में घूमते होंगे। ऐसा स्ट्रक्चर ऑफ एटम आया। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मैं प्रॉपर्टीज इन कंपैरिजन बता देता हूँ। इन कंपैरिजन चार्ज नेगेटिव होता है, और ये तो है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसका पॉजिटिव होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। नो चार्ज, इस पर नो चार्ज होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत लाइट पार्टिकल है इन कंपेरिजन टू प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन। ये 1/1840 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम। प्रोटॉन का एक ही मास है, हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसीलिए 1/40 पार्ट ऑफ प्रोटॉन लिख दो, या हाइड्रोजन एटम लिख दो, प्रोटॉन। और इसका दिस इज इक्वल टू हाइड्रोजन एटम, और इसका मास होता है हाइड्रोजन एटम के बराबर। मास ऑफ प्रोटॉन, हाइड्रोजन, मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन लिखें या मास ऑफ हाइड्रोजन एटम लिखें, एक ही बात है, दोनों का मास इक्वल होता है। तो हाइड्रोजन एटम, मास ऑफ प्रोटॉन्स, ये इनका हुआ, और प्रोटॉन। प्लेस, इलेक्ट्रॉन सेल्स में रहते हैं। ऑर्बिट, हमने ऑर्बिट पढ़ा था, ऑर्बिट में न्यूक्लियस के चारों ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। अब ऑर्बिट को शेल आता है, हर जगह शेल में दिस शेल अराउंड द न्यूक्लियस। और प्रोटॉन न्यूक्लियस पर होते हैं। ये एट न्यूक्लियस, या सेंटर ऑफ द एटम बोल दिए, सेंटर ऑफ एटम बोल दीजिए। चार्ज इनका होता है, इनकी प्रॉपर्टी है। डियर स्टूडेंट्स, ये तो मैंने पहले भी कह दिया आपको, मैं साथ साथ नोट्स भी दे रहा हूँ, इसके भी आपको नोट्स मिलेंगे। आप चाहें तो मेरे चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, और आपका ज़्यादा से ज़्यादा भला हो, मैं यही चाहता हूँ। और आप मुझे अपना ऋणी बनाना चाहते हैं तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो समस्या हो आप कमेंट में लिखकर मुझे भेज सकते हैं। ओके, थैंक यू।